हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। हमने चैप्टर नंबर 2 ऑफ साइंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक बार प्रीव्यू लेते हैं। हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 टाइप के होते हैं: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। जो वायरस होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन वो इन चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो होस्ट सेल में जाके अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाता है। हमने एग्जाम्पल लिया था कोरोना वायरस, उसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल बताया था किस तरीके से वो वर्क करता है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ वायरस। नेक्स्ट हमने ये भी बात की थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक अच्छे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ख़राब होते हैं। जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और जो ख़राब होते हैं वो उतने ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस किस तरीके से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जैसे हमारे निकनेम होते हैं वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को माइक्रोब्स भी कहा जाता है, तो अब से हम माइक्रोब्स बोलेंगे। तो हमने देखा था कि किस किस तरीके से माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं, राइट। तो उसमें हमने देखा था मेकिंग ऑफ कर्ड, कि किस तरीके से हम थोड़े से दूध में अगर हम बहुत सारे दूध में अगर हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो वो पूरा ओवर द नाइट वो पूरा दही कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। किस तरीके से ईस्ट मल्टीप्लाई होता है, लैक्टोबैसिलियस के बारे में हमने बात की थी। सेकेंड, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, किस तरीके से एल्कोहल एंड वाइन बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ आते हैं, माइक्रोब्स यूज़ आते हैं। मेडिसिनल यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रोब्स इन मेडिसिनल यूज़। आज जितनी भी एंटीबायोटिक्स बनती है सारी माइक्रो ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया को यूज़ करके ही बनाई जाती है। जो वैक्सीन्स है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके वैक्सीन्स लगती है ताकि जब वो बड़े हो तो उनको वो तरीके की बीमारी ना हो, राइट। फिर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्यों ऐसा होता है कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी बड़े होने के बाद कुछ टाइप की डिजीज़ेज़ लग जाती है। अगर हमने वैक्सीन लिया है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिज़ीज़ का, उसके बाद भी हमारे क्यों हम उस डिज़ीज़ से गुज़रते हैं, वो इसीलिए बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। हर एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी डिफ़र करती है। किसी में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, किसी में इम्यूनिटी बहुत कम होती है। जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी एक इंडिविजुअल में होती है, इम्यूनिटी का मतलब फ़ाइट करना, कि हमारे सेल कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से फ़ाइट कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा एक इंडिविजुअल में इम्यूनिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा किसी से फ़ाइट कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें बहुत हेल्दी फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े और हम उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सारे बैक्टीरिया से फ़ाइट कर सकें, राइट। तो हमने वैक्सीन्स भी देखा था कि किस तरीके से वैक्सीन्स हमारी बॉडी में वर्क करती है। आज हम कुछ और यूज़फुल इफ़ेक्ट्स देखेंगे बैक्टीरिया के, और किस तरीके से बैक्टीरिया हार्मफुल है इन एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमंस, हम वो भी आज कवर करेंगे। जो नेक्स्ट फिफ्थ है कि किस तरीके से माइक्रोब्स हेल्पफुल है, वो है इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। सेवेंथ स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा था कि जो सॉइल को नाइट्रोजन, सॉइल को, प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लांट्स को बेसिकली नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है, लेकिन प्लांट्स वो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले पाते, राइट। तो वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो नाइट्रेट प्लांट्स ले सके। और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? राइजोबियम, राइट। तो राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, और प्लांट्स के लिए भी वो नाइट्रेट बहुत यूज़फुल होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया, हमने तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया की बात की है, राइजोबियम। ऐसे जो भी बैक्टीरिया जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उन बैक्टीरिया को कलेक्टिवली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। ऐसे जो भी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उन सभी बैक्टीरिया को कलेक्टिवली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। सेकेंड, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट।
बैक्टीरिया हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। किस तरीके से? सबसे पहले जो हमारे वेस्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्गेनिक वेस्ट और एक इनऑर्गेनिक वेस्ट, राइट। ऑर्गेनिक वेस्ट सारे क्या हो गए? जो डेड प्लांट्स, एनिमल्स, जो ह्यूमन बींग्स भी है, जो ये सारी चीज़ें जो वेस्ट होती है इन सबको ऑर्गेनिक वेस्ट कहा जाता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट जैसे प्लास्टिक बैग्स, ग्लासेस, टॉयज़, ये सारे हो गए इनऑर्गेनिक वेस्ट। अब डिकम्पोजर्स जो एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही सॉइल के अंदर कोई भी जैसे पत्ते हो गए, प्लांट्स के जो पत्ते हो गए, या फिर कुछ एनिमल्स मर जाते हैं और वो वहीं ज़मीन के अंदर जाते जाते हैं, तो उन एनिमल्स को, उन जो ड्राई लीव्स है उनका क्या होता है? क्या हम हर एक जगह पे जाके उनको साफ़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो काम कौन करता है? वो काम करते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? ऐसे जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, उनको डीके कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में स्मेल, वो अगर एनिमल्स मर जाते हैं या फिर इस तरीके के जो काउ डंक होता है, इन सब की स्मेल एनवायरनमेंट में होती है, लेकिन डिकम्पोजर्स इन सबको डीके कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिकम्पोजर्स इनको डीके करते हैं, तो फर्स्ट हेल्प क्या होती है? एनवायरनमेंट भी क्लीन होता है, और वो जो डिकम्पोजर्स जो क्लीन करते हैं उससे बनता है मैन्योर, और मैन्योर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो वो डिकम्पोजर्स की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी, वो जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज होता है उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत इंक्रीज़ होती है, ठीक है। डिकम्पोजर्स कौन से टाइप के वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट को, राइट। अब डिकम्पोजर जो प्लास्टिक बैग्स और ग्लासेस और टॉयज़, ऐसे मटेरियल्स को, ऐसी चीज़ों को डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसलिए कहा जाता है कि हमें प्लास्टिक बैग्स और ग्लासेस इनका कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इन सब की वजह से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, हमने मेन हमारा जो था वो था डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, तुम्हारी बुक में यहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन में एक बहुत बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है। एक बार वो मैं चार्ट दिखाती हूँ। ये है हमारा कॉमन डिजीज़ेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स। ये चार्ट को सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से करना है। इसमें क्या दे रखा है देखो, एक ह्यूमन डिजीज़ेज है, हर टाइप की ह्यूमन डिजीज़ दे रखी है, और यहाँ पे लिखा है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ट्यूबरक्लोसिस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, मिजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो किन किन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस तरीके से ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या फिर ऐसे यूजुअली कैसे ट्रांसमिट होती है, और प्रिवेंटिव मेजर्स। तो सभी स्टूडेंट्स को ये वाले जो चार्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से करना है। इसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी। सो अब हम हमारे नोट्स पे आते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने बात की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस कैसे हार्मफुल होते हैं इन ह्यूमन? सबसे फर्स्ट तो वो हमारे अंदर एंटर कैसे करते हैं, जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस मतलब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो पैथोजेंस है वो एयर, वाटर, फूड या डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और बाय एनिमल्स। एयर में जो वायरसेस, बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहेंगे, या फिर फूड, अगर हम ख़राब फूड को खा लेते हैं या ख़राब पानी की वजह से, या फिर कोई पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसकी वजह से भी हमारे अंदर ये वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ होल हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट, disease which can be spread from infected to healthy person are called communicable disease। और ऐसी डिजीज़ जो एक हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर आती है, ऐसी डिजीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कोल्ड, अगर हम स्नीज़ करते हैं तो हमारी वजह से, इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से कोई हेल्दी पर्सन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। लेकिन जैसे मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया,
ऐसी डिजीज़ कम्युनिकेबल नहीं होती। अगर किसी को मलेरिया है और हम उसके पास में जाके बैठते हैं तो हेल्दी पर्सन को मलेरिया नहीं होगा, हेल्दी पर्सन को डेंगू नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी डिज़ीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये किस तरीके से, खाली ऐसा नहीं है कि स्नीज़ की वजह से ही ये डिजीज़ेस ट्रांसफ़र होती है। एक रीज़न है हाउ डज़ इट स्प्रेड, वन इज़ थ्रू स्नीज़, सेकेंड इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एक्ट एज अ कैरियर। अब जैसे जो हम मक्खी वगैरह होती है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो वो क्या करते हैं, गंदी प्लेस पे जाके बैठते हैं, बहुत ही ख़राब जगह पे, वहाँ पे सारे वायरस बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट रहते हैं और ये इंसेक्ट्स वहाँ से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेकर आते हैं और अगर हमारी बॉडी पे बैठे तो हमारी बॉडी पे आ जाएगा। अगर कोई फूड खुला है तो वो फूड पे अगर आके बैठे तो वो फूड कंटामिनेट हो जाएगा, फिर हमने वो फूड खाया तो वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। या पानी, गंदा पानी की वजह से, गंदे पानी में मस्कीटोज़ जो वहाँ पर जाके बैठते हैं, जैसे मलेरिया के और डेंगू के वहाँ जाके बैठते हैं, इसीलिए हमें सारी चीज़ें क्लीन रखनी चाहिए। तो दो तरीके हैं जिससे हमारे अंदर ये बैक्टीरिया और वायरस आ सकते हैं, दैट इज़ थ्रू स्नीज एंड इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। अब हमारे मलेरिया और डेंगू क्योंकि कम्युनिकेबल नहीं है, तो क्यों फिर किस तरीके से हमारी बॉडी मलेरिया और डेंगू से इन्फेक्टेड होती है। दो टाइप के मस्कीटोज़ होते हैं, एक एनोफिलिस मस्कीटो जो कि मलेरिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको कैरी करती है, एनोफिलिस मस्कीटो, और डेंगू के मस्कीटो को बोलते हैं फीमेल एडीज़। ये खाली फीमेल जो है वो ही कैरी करती है डेंगू के वायरस। जो फीमेल एडिस है वो मेनली जो गंदा पानी होता है वहाँ पर ये वायरसेस पाए जाते हैं, डेंगू के वायरस, और वहाँ से वो कैरी करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है। इसीलिए हमारे घर के आजू बाजू हमें ख़राब पानी या कोई भी पानी को कलेक्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेंगू के वायरसेस होते हैं और ये फीमेल एडीज़ वहाँ से डेंगू के वायरस लाके हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर देती है, राइट। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि किस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता है इन ह्यूमंस। तो कॉज एंटर होता है एयर, वाटर, फूड। ऐसी डिज़ीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो जाती है, ऐसे डिज़ीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। फिर हमने देखा दो टाइप के मस्कीटोज़ कि मलेरिया और डेंगू हमारे बॉडी में किस तरीके से होता है। इनसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे फूड को ढक के रखना चाहिए, पानी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रहे। सेकेंड, इन एनिमल्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है टेक्स्ट बुक्स में, एक टाइप की बीमारी है एंथ्रेक्स जो ह्यूमंस में भी हो सकती है और कैटल्स में भी पाई जाती है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो एंथ्रेक्स है वो बैक्टीरिया से होती है विच कैन बी इन ह्यूमन एज वेल एज इन कैटल्स। इन प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटोज़। इन सारे ये जो है इनमें जाके डिजीज़ेज फैलाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई भी प्लांट के अंदर डिजीज़ आ गई तो उसकी वजह से जो हमारी ईल्ड है, जो हमारा प्रोडक्शन है, एक तो वो बहुत ही ख़राब होता है या फिर जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है कोई भी प्लांट में डिजीज़ होने की वजह से। थर्ड, कंट्रोल बाय यूजिंग केमिकल्स। हम ऐसी डिज़ीज़ को प्लांट्स के ऊपर हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से हम इस टाइप की डिज़ीज़ को हम बचा सकते हैं, हमारे प्लांट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ह्यूमंस दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, वैसे ही हम प्लांट्स और एनिमल्स को भी मेडिसिन्स देते हैं इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में वो होगा प्रिवेंशंस, किस तरीके से हमें प्रिवेंशन करना है। मोस्टली नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। उससे पहले ये सभी स्टूडेंट्स का काम है कि ये सारे जो नोट्स हैं अपनी नोटबुक में कॉपी पेस्ट करो और यहाँ तक इन डिजीज़ेज इन प्लांट्स तक पूरा चैप्टर को रीड आउट करो। जो ब्लू क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करो, एक्सरसाइज कंप्लीट करो। स्टूडेंट्स जैसे जैसे वीडियोस आ रही है वैसे वैसे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाओ, क्वेश्चंस कंप्लीट करते जाओ, ताकि एट द एंड बहुत ज़्यादा बर्डन तुम पे ना हो, ठीक है। और एज़ यूजुअल कोई भी अगर डाउट्स हो तो कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप पे मेरे को पर्सनली भेजो, ताकि मैं वो सारे डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में ले सकूँ और कलेक्टिवली मैं Q&A सेशन में Q&A वीडियो में सारे डाउट सॉल्व कर लूँगी।